Okay, students. So today's topic is what is web services and what is web API, and then we will learn how to use API. Okay. तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझाना चाहता हूँ एप्लीकेशन में क्या ज़रूरत होती है वेब सर्विस की और क्या होती हैं वेब सर्विसेज। सो सपोज करिए कि हमने एप्लीकेशन कोई बना लिया। अब हमने जो एप्लीकेशन बनाया उससे मैंने एप्लीकेशन बनाया और मैंने किसी सर्वर पर होस्ट किया। दिस इज माई जावा इनेबल्ड एप्लीकेशन। हमारा जो सर्वर है दिस इज अ जावा एप्लीकेशन। हमने जावा की कोई वेबसाइट बना ली हुई है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो इस वेबसाइट पर आते हैं और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। हमारी जो भी सर्विसेज हैं वो हमारे जो भी हमारा डेटाबेस है वहाँ से आ रही हैं। हमारे जो भी फीचर्स हैं रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी हमने देखा था, सपोज करिए कि ब्लॉगिंग साइट, तो ब्लॉगिंग के लिए जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। दिस इज द माईएसक्यूएल डेटाबेस। माईएसक्यूएल डेटाबेस। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी व्हेन यू नीड सम एक्स्ट्रा सर्विसेज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सर्वर और योर एप्लीकेशन। तो सपोज कीजिए कि मुझे कोई, अब एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या हो सकती हैं, ये तो हमारा हो गया ब्लॉगिंग साइट। ये हमारी हो गई ब्लॉगिंग साइट जो अभी तक हमने कंप्लीट कर ली है। ब्लॉगिंग साइट जहाँ पर यूज़र होंगे और ब्लॉगर्स भी होंगे, एडमिन भी होगा। ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज द सर्वर। अब सपोज कीजिए कि हमें इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए। एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या हो सकती हैं, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर ईमेल का सर्विस चाहिए। ठीक है, ईमेल का सर्विस चाहिए। अब ये जो मेरा एप्लीकेशन है, सपोज कीजिए ये पूरा एप्लीकेशन अभी मेरे कंप्यूटर पे था और ये कंप्यूटर, अब ये मैंने एप्लीकेशन होस्ट कर दिया। दिस इज द होस्ट, और मैंने होस्ट कर दिया है सपोज कीजिए गोडैडी पर। ठीक, यहाँ पर होस्ट किया। अब ईमेल चाहिए तो मेरे पास नहीं है, बट ये मैं कहाँ से ले लूँगा, अपने होस्ट से ही। इट विल प्रोवाइड अस ईमेल सर्विसेज। देन एसएमएस सर्विसेज ये भी हमें दे देगा। कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि मुझे यहाँ से नहीं मिलने वाली। सपोज कीजिए मुझे ट्रांजेक्शन सर्विसेज चाहिए। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अब हर व्यक्ति का अपना ट्रांजेक्शन होगा। दैट मीन हम ट्रांजेक्शन का पेज तो बना सकते हैं, बट उसका जो अकाउंट ट्रांसफर होगा, डेटा आएगा, वो उसके बैंक से आएगा। तो बैंक इज अ थर्ड पार्टी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। ना ही ये गोडैडी का पार्ट है। बैंक की अपनी एक साइट है भाई। बैंक एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, ठीक है, और एचडीएफसी हो सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट अनदर एप्लीकेशन और अनदर सर्वर, इनके अपने सर्वर हैं। अब जब आपको यहाँ पर डेटा लेना होगा, देन यू नीड टू गो आउटसाइड ऑफ योर सर्वर टू द सर्वर ऑफ एसबीआई, और यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन मेंटेन होगा और वो डेटा लेकर आप कहाँ जाएंगे, अपने डेटाबेस पर, और यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अब होगा क्या कि जो ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ वो आपके एसबीआई के अकाउंट से हुआ या पीएनबी के अकाउंट से हुआ। तो यहाँ पर व्हेन यू नीड द डेटा और सर्विस फ्रॉम अनदर सर्वर, ये आपका सर्वर नहीं है जहाँ पर मैंने होस्ट किया था, अदर देन योर होस्ट, देन इट इज नोन एज वेब सर्विसेज। हियर यू नीड वेब सर्विसेज। तो पहला वेब सर्विसेज समझ में आ गया। व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट a part of our server or outside of our server to another server, then this system is known as web service, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए मुझे। देन मुझे कहीं पर मैप चाहिए, मैप लोकेशन दिखाना, मैप स्लैश लोकेशन। अब लोकेशन का सारा सिस्टम को पता है, ज़्यादातर गूगल के पास है, तो हियर वी नीड गूगल मैप। गूगल मैप एपीआई बोलेंगे इसे, आगे मैं समझाऊंगा एपीआई क्या होता है। एक्चुअली ये जो सर्विस है, सर्विस को तो हम वेब सर्विस कह रहे हैं, बट सर्विस जिसके थ्रू हम यूज करेंगे, द कॉन्सेप्ट दैट इनेबल अस टू यूज द वेब सर्विसेज, दैट वुड बी एपीआई। ठीक है, तो गूगल से, कोई गूगल का सर्वर होगा हमारे पास, गूगल के सर्वर से हम जाएंगे और हमने अपने होस्ट पर यहाँ पर कौन सी सर्विसेज मंगा ली, हमने मैप की सर्विसेज मंगा ली। ठीक है, तो ये गूगल से मंगा लिया। उसी तरह से और भी बहुत फेसबुक की सर्विसेज होते हैं, फ्लिकर की हैं, यूट्यूब की हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ जब ट्रांजेक्शन मेंटेन होगा या कम्युनिकेशन मेंटेन होगा अदर देन सर्वर, अदर देन योर सर्वर, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब सर्विस।
ये चीज क्या कहलाएगी, ये बन जाएगी वेब सर्विस। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा एडवांटेज ये होगा, दूसरा एडवांटेज ये होगा कि हमें नहीं पता कि भाई हमारी सर्विस तो चलिए ठीक है जावा पर है, क्या ये सब जावा पर बने होंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है इधर वाली टेक्नोलॉजी जो इधर से आ रही है, दिस ग्रुप, इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। इन दिस ग्रुप सम एप्लीकेशन आर या विल बी अवेलेबल ऑन PHP, some on .NET, some on Java, some on Python। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ हम ऐसा तो नहीं कह सकते भाई मेरा जावा का एप्लीकेशन है तो अदर साइड पे जावा से ही कम्युनिकेट करेगा। ये अदर लैंग्वेज भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वेब सर्विस एक चीज और एनेबल करेगी आपके एप्लीकेशन में, और वो क्या होगा कि वी कैन कम्युनिकेट विथ एनी अदर लैंग्वेजेस, एनी अदर प्लेटफॉर्म, सो दे आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दूसरा आप क्या बेनिफिट मिलेगा इसका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो क्रॉस साइट कम्युनिकेशन, पहला पॉइंट क्या हुआ इसका, क्रॉस सर्वर कम्युनिकेशन, क्रॉस सर्वर कम्युनिकेशन। एंड नंबर 2, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि हमारा किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म से सर्विस को मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ला सकूं। इस तरह का अगर आप फंक्शनैलिटी लाते हैं, ठीक है, टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं, ओनली वी आर टॉकिंग जस्ट ऑन फंक्शनैलिटी। अगर ये आप फंक्शनैलिटी लेके आते हैं तो ये जो फंक्शनैलिटी है किसका पार्ट कहलाएगी, वेब सर्विसेज का, वेब सर्विसेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्या हुआ वेब सर्विस भाई, वेब सर्विस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग वे, ये मैंने नोट्स भी रखा हुआ है, इसे आपको शेयर भी करूंगा। So it is a client server application or application component for communication। client server वही पता ही है आपको, the method of communication between two devices over the network। it is a software system for the interoperable machine to machine communication। this is collection of standard of protocol, ये सब लिखा है, exchanging the information between two devices और application। और यही देखिए ये जो मैंने समझाया जावा, .NET, PHP और वेब सर्विस का यूज करके अदर साइड में कोई किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू कैटेगरी ऑफ वेब एप्लीकेशन, सॉरी वेब सर्विसेज, सोप वेब सर्विसेज एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज। हियर वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट वेब सर्विसेज। सोप की बात नहीं करेंगे, हमें रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट की बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई एक थ्योरी। देखिए ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है कि वेब सर्विसेज का पूरा हमें क्रिएशन देखना है, कुछ भी देखना है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए हाउ टू कंज्यूम वेब सर्विसेज। हमें केवल कंज्यूमिंग की बात करनी है, बनाना नहीं अभी। अब वेब सर्विसेज के बाद दूसरी बात आती है वेब API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। Actually, API is it can be defined as a interface। API is an interface between two application, between two application। समझते जाइएगा बात को। API is an interface between two application। This is the server 1 and here is the server 2 और application 1 application 2। ये कोई अलग एप्लीकेशन है और ये कोई अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2। दिस इज माय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 1, और यहाँ पर ये बना हुआ है एप्लीकेशन 2। अब इन दोनों को डेटा लेना भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर मैंने डेवलप किया भाई तो इसका कोड तो प्रोग्रामर को पता है, मैंने कहाँ पे सर्वलेट बनाया है, कहाँ पर जावा की क्लास बनाई है, कहाँ पर MVC बनाया है, सारा कुछ ये हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसके जो कोड है ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कोड हैं ये हमें पता है क्योंकि हमने बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ का ये वाला जो एप्लीकेशन ये PHP का होगा, ये हमारा जावा का एप्लीकेशन होगा। अब जिस तरह की जावा पे क्लासेस उस तरह PHP पे तो नहीं होगी, अलग सिस्टम होगा।
तो यहाँ पर मैं जब डेटा इससे दूंगा तो इसे डेटा देना होगा, यहाँ से डेटा लेना होगा। तो डेटा लेने और देने के लिए एक प्रॉपर हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं एक हमें यूआरएल मिलेगा जिस यूआरएल के थ्रू डेटा मुझे सेंड करना है। ठीक है, जिस यूआरएल के थ्रू मुझे डेटा सेंड करना है और उसी यूआरएल या उसी फॉर्मेट से हम डेटा यहाँ तक भेज सकते हैं। तो ये जो यूआरएल होगा ये क्या कहलाएगा, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्योंकि यहाँ तक इसके किसी भी पेज तक हमें पहुँचने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो क्या होगा, यूआरएल। जो कौन देगा, ये देगा जो सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा जब भी उसे अपनी सर्विसेज देनी होंगी या वेब सर्विसेज देनी होंगी तो बेसिकली वो हमें क्या देगा, हमें वेब सर्विस नहीं बल्कि हमें क्या देगा, एपीआई देगा। हर एक वेब सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर एपीआई होगी। अगर मुझे सपोज कीजिए अभी आपने देखा कि कोविन ऐप चल रहा है जिससे हम पता चला रहे हैं टीकाकरण कहाँ कहाँ हो रहा है। अब मुझे ये पता लगाना है, अपने पेज पे दिखाना है कि यहाँ पे नियरेस्ट कौन कौन से फील्ड हैं, जहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, एरिया हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये डेटा किसके पास जाएगा, ये गवर्नमेंट के सर्वर के पास है। तो मैं गवर्नमेंट के सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगा मुझे डेटा दीजिए ताकि मैं अपने एप्लीकेशन पर अपने पेज पे दिखा पाऊँ। ठीक है, आप समझते जाइएगा। मैं यहाँ से इस डेटा को अपने वेबसाइट पे लेना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आर डेटाबेस, मेरे डेटाबेस पे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे लेके आना है। तो ये कहेगा ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप http ये डॉट यहाँ चले जाइए। सपोज कीजिए कि आपने लिखा एरिया का नाम लिख दीजिए, आपने स्लैश करके लिख दिया भोपाल, भोपाल स्लैश करके आप पहले आप लिख दीजिए एमपी, एमपी स्लैश भोपाल स्लैश करके इस तरह से लिख दीजिए, मैं आपको डेटा दे दूंगा। तो दैट में ये जो पूरा यूआरएल का फॉर्मेट होगा ये प्री डिफाइंड होगा और मुझे उसी फॉर्मेट में डेटा सेंड करना होगा या उसी यूआरएल को यहाँ पोस्ट करना होगा, तभी मुझे डेटा मिलेगा, अदरवाइज डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ पे कितने फॉर्म बने हुए हैं, कौन सा फॉर्म कहाँ स्टोर है, ये तो उस सर्विस प्रोवाइडर को पता है। तो सर्विस प्रोवाइडर हमें पर्टिकुलर क्या देगा, एक यूआरएल देगा, या यूं कह सकते हैं कि एक एपीआई देगा जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज को कंज्यूम कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज को कंज्यूम कर पाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या है वेब सर्विसेज से या एपीआई से, देखिए बहुत बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो देखिए, जैसे अब आपने एटीएम मशीन देखी होगी, आजकल क्या हो रहा है कि आप किसी भी एटीएम पर किसी भी दूसरे एटीएम का डेटा यूज़ कर सकते हैं। एसबीआई पे जाइए आप पीएनबी का कार्ड लेके, ये आपको मना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये वेब सर्विसेज यूज़ कर रहा है। ये जब जैसे ही देखेगा आपका डेटा ये पीएनबी से रिक्वेस्ट कर लेगा, भाई लाओ इसका डेटा। पीएनबी के पास आप एसबीआई का लेके जाएंगे, एसबीआई से रिक्वेस्ट कर लेगा। सो दिस इज द वेब सर्विसेज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का एपीआई यूज़ कर रहे हैं, इससे सर्विसेज ब्रॉड हो जाती हैं, बिजनेस बढ़ रहा है। और एक एग्जांपल देखिए, मान के चलिए कि आपके पास कोई साइट है, आपके पास कोई वेबसाइट है और वेबसाइट आपने बना ली रिचार्ज के लिए। अब भाई रिचार्ज करना है आपको, आइडिया का रिचार्ज हो गया, आपका एयरटेल का रिचार्ज हो गया, ये सब चीज़ें। बट आइडिया का रिचार्ज तो आइडिया के सर्वर को पता है ना भाई, क्या क्या इसके वाउचर्स हैं, किसका क्या वैलिडिटी है। एयरटेल का है तो उसका एयरटेल वाले को पता है। आजकल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे रिचार्ज के लिए आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, आप फोन पे से भी कर सकते हैं, ये फोन पे हो गया। तो इनको डेटा थोड़ी ना उठा के कोई अपना सर्वर देगा ना, इनके पास किसी का सर्वर नहीं है, बस इनके पास एपीआई या वेब सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं इसके। ये एक एपीआई यूज करते हैं इनके, जिससे जैसे एक एपीआई लगाया तो उसके सारे प्लान इनके पास आ गए कि हाँ ये वाउचर ये वाउचर ये वाउचर है। फिर एक एपीआई लगाते हैं, इससे ट्रांजेक्शन मेंटेन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर यूजर चाहे तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है यूजर, इनकी वेबसाइट से रिचार्ज करे। या फिर यूजर थर्ड पार्टी से करता है कोई काम और वो कोई चीज़ बिलोंग करते किसी और पार्टी से, तो बीच में याद रखें किसका वर्क आ जाएगा, एपीआई का। इससे दो फायदे हैं, एक तो ये बिजनेस अपना बढ़ा रहा है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ कमीशन होगा, कुछ परसेंटेज होगा, और ये जो सोर्स है, जो ये प्रोवाइडर है, इसको डेटा मतलब कस्टमर ज़्यादा मिल रहे हैं, इसको बिग कस्टमर, भाई इसे तो कस्टमर से काम है ना, इसे थोड़ी ना कोई किसी से कोई रिलेशनशिप बना हुआ कि हमारा रिश्तेदार में मैं ही रिचार्ज करूंगा। ये तो कह भाई कहीं से भी कस्टमर आए, हमें अगर 3 रुपए चाहिए तो हमें 3 रुपए चाहे मैं इससे लूँ, पेटीएम से, फोन पे से, कस्टमर से लूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एपीआई बांट दूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को, ताकि उनके अगर प्लेटफॉर्म पे अगर 1 मिलियन यूजर्स हैं तो वो सारे वन 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 करके 10 मिलियन यूजर मेरे पास सीधे मिल गए मुझे। अदरवाइज मुझे कितना ऐड करना पड़ता अपने डेटा को क्या करने के लिए, अपने बिजनेस को ऐड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग आजकल अपने एपीआई देते हैं दूसरों को, ताकि हम एक की सर्विस दूसरे से ले सकें। उसी तरह से आप आईआरसीटीसी देख लीजिए, आईआरसीटीसी इसकी खुद की एक वेबसाइट है,
लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, यात्रा.com, ठीक है, और दुनिया भर की वेबसाइट, जहां से जाकर आप इसका PNR स्टेटस देख सकते हैं, लाइव स्टेटस दे सकते हैं, लाइव ट्रेन रनिंग की। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए जरूरत नहीं यहाँ पे सीधे जाने की। इन्होंने क्या किया हुआ है, API के थ्रू API बांट दी है सभी को, लो भैया आप सर्विसेज हमारी यूज कर लो। इनको भी थोड़ा बहुत फायदा दे दो और अपना प्रचार प्रसार करो। इनको क्या भाई कि यहाँ पर इनको खूब सारे ऐड मिल जाते हैं, यूजर इन पे जाता है, इनको यहाँ से पैसे मिल रहे हैं और IRCTC का डायरेक्ट बर्डन कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यूजर वहां नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी चीज है जो IRCTC खुद करता है, जैसे बुकिंग। कहीं से भी आप करेंगे, जब बुकिंग की बात आएगी तो बुकिंग के लिए वो रिडायरेक्ट कर देगा IRCTC में, बोलेगा ठीक है बुकिंग आप यहीं से करेंगे, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये खेल किसका हो गया भाई, बीच में API का। API का अगर आप API यूज कर रहे हैं ना, तो आप अपने रिक्वेस्ट से, अपने पेज से दूसरे पेज पर या दूसरे सर्वर पे सबमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ही पेज खुला रहेगा, ताकि आपका जो क्लाइंट है उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है। आपका क्लाइंट मतलब आपके पेज पर आप ही का पेज खुला रहेगा, केवल डेटा जाएगा, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के थ्रू और डेटा आएगा। दैट मीन्स सारा डेटा अजाक्स के थ्रू प्रोसेस होगा। हमने अजाक्स पढ़ाया था, तब बताया था भाई बहुत काम की चीज़ है। फिर हमने जेसन पढ़ाया, अब सबको मर्ज कर रहे हैं इकट्ठापन। तो यहाँ पर जब डेटा होगा तो आपके प्लेटफॉर्म से यूज़र बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके क्लाइंट को ये शक नहीं होना चाहिए कि हम तो किसी और से डेटा लेके दे रहे हैं, नहीं तो वो फिर आपकी सर्विस क्यों लेगा, सीधे वहीं पे जाएगा। वो तो खोजता हुआ कस्टमर है, उसे 2 पैसा सस्ता चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट सर्विसेज किसके थ्रू लेते हैं, अजाक्स के थ्रू। अजाक्स आएगा, दैट में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होगी। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो गई, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो रहा तो डेटा आएगा जाएगा, और डेटा लेने देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जेसन। सो जेसन इज अ फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो जितने भी APIs होंगे बेसिकली किस पर बेस्ड होंगे, जेसन पे। देखिए यही कुछ स्टैंडर्ड, जब कोई API पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करने लगता है तो इट बिकम रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रेस्ट API। उसी को हम क्या कह देंगे, रेस्ट API कह देंगे। तो रेस्ट API इज अ पार्ट ऑफ वेब API दैट फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, तो ये क्या कहलाएगी, रेस्ट API कहलाएगी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करते जाइए धीरे धीरे। पहले हमने क्या देखा, वेब सर्विसेज, सेंडिंग और रिसीविंग द सर्विसेज अमंग क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये सर्विसेज हो गया। तो इम्प्लीमेंट द वेब सर्विसेज वी नीड सम API फ्रॉम द सर्वर एंड और फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मुझे क्या देगा, कुछ API देगा। API आर नथिंग बट द फॉर्म ऑफ URL। URL देगा तो सारा डेटा URL के फॉर्मेट में आएगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी, जब API हम यूज कर रहे होते हैं तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को हम किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर रहे होते हैं, और ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, अजाक्स के थ्रू करते हैं। और अजाक्स में डेटा लेने और देने के लिए, डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए वी हैव टू यूज जेसन फॉर्मेट। देन जेसन आपने यूज किया, अब उसे प्रोसेस करने के लिए आपको या तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ने वाली है क्लाइंट साइड पर, या फिर jQuery की जरूरत पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर जावास्क्रिप्ट आना चाहिए या jQuery आना चाहिए, अजाक्स आना चाहिए और जेसन आना चाहिए। ये सारा अगर आपको आता है तो ही आप रेस्ट API पे काम कर पाएंगे। देन हमने जो रेस्ट वर्ड यूज किया तो हमने क्या कहा कि व्हेन API फॉलो सम स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स देन इट बिकम रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल, देखिए सारा थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं थ्योरी, मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर लिखा है, देख लीजिए। ओके, तो है कुछ नहीं, है API। API के थ्रू हमें ये काम करना रहेगा। तो फायदा समझ में आ गया। बेनिफिट क्या रहा, देखिए अब आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने लेवल पे अपने बेनिफिट हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, भले ही ये ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट है। अब आपको अपने ही वेब पेज पर कई बार रेस्ट API लगानी पड़ेगी। आपने क्या बनाया, ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट। और इत्तेफाक से ये जो ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट है अभी हमने डेवलप कराया आपका वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड है, वो भी किस पर, जावा पर, जावा सर्वलेट पर है। ठीक है, आपने बना लिया। अब आपको लगा थोड़े दिन बाद, अब ये सपोज कीजिए आपने होस्ट भी किया, आगे हम होस्ट करना भी सीखेंगे भाई, घबराना नहीं, सब सीखेंगे। होस्ट किया,
और आपका जो डेटाबेस है ये MySQL पे बना हुआ है, MySQL पे बना हुआ है, ठीक है। MySQL पे आपका डेटाबेस बना हुआ है और आपका होस्ट कोई भी जावा इनेबल्ड सर्वर हो गया, जावा इनेबल्ड सर्वर, कोई भी वेब सर्वर होगा, अपाचे से सपोज करते हैं, अपाचे पे होस्ट किया हमने, अपाचे पे, ग्लासफिश पे, कहीं भी हमारा सर्विस होस्ट हो रहा है। अब थोड़े दिन बाद आपको लगा, किसी ने कहा कि इसका एंड्रॉयड वर्जन देना मुझे, एंड्रॉयड बनाइए। ये आपने एंड्रॉयड सीखा, आपने कहा मुझे अब मोबाइल एडिशन चाहिए इसी सर्विस का। अब देखिए आपके पास क्या ऑप्शन बचा, या तो आप सारा खुद से अगेन रीडेवलप करें, सारा का सारा डेवलप कीजिए, क्योंकि भाई अब आपने जब एंड्रॉयड किया तो जावा सर्वलेट तो नहीं चलेगा एंड्रॉयड पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग है। एंड्रॉयड के लिए आपने सोचा कॉटलिन पढ़ सकते हैं, आप कॉटलिन के थ्रू आप बना सकते हैं, ये C++ के थ्रू आपने बनाया होगा, कॉटलिन भी चल जाएगा, C++ भी चल जाएगा, जावा भी चलता है एंड्रॉयड के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप या तो सारा डेवलप करें, सारा डेवलप करें, या फिर अगर आप चाहते हैं यहीं से इसी MySQL को, इसी सारे के सारे MySQL को, या इसके अंदर जो MVC बना था, आपने सारा फंक्शन बनाया था, याद करिए, आपने सारे फंक्शन बनाए हुए हैं, सारी क्लासेस बनाई हुई हैं, अब इनकी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, दैट मीन दिस डेटाबेस शुड बी रीयूज्ड। जो यहाँ पर यूज हो रहा था ब्लॉगिंग पे, वही डेटा क्यों ना मैं यहाँ पर यूज कर लूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा, वी ओनली हैव टू डिजाइन द व्यू, केवल मुझे व्यू डिजाइन करना होगा। भाई जिन बच्चों ने पिछली क्लास पढ़े उन्हें पता होगा व्यू का मतलब क्या है, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू मतलब पेजेस जहां पे यूजर को दिखाना है, तो केवल मैं व्यूज बनाऊं और हर व्यूज पर डेटा कहां से लेके आ जाऊं, मैं यहीं पे पुराने वाले से लेके आ जाऊं। तो जब भी पुराने वाले से डेटा लेके आना होगा, देन वी नीड API, यहाँ पर मुझे API चाहिए, ताकि क्योंकि मैं उस सर्वर को लोड नहीं कर रहा हूँ, उस पेज पे नहीं जा रहा हूँ, पेज मेरा एंड्रॉइड का है, लेकिन उसी एंड्रॉइड पर डेटा तो सेम आना चाहिए, जो मेरे वेबसाइट पे डेटा दिख रहा है वही डेटा मुझे एंड्रॉइड पे देना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि एक काम करो, आप तो इसके लिए डेस्कटॉप बना के दो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर बना दीजिए जो केवल एक कंप्यूटर पे चलना चाहिए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर है लेकिन यहाँ भी बटन होनी चाहिए। अब कोई बंदा है जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर कह रहा मैं वेबसाइट पे क्यों जाऊंगा, मुझे सॉफ्टवेयर दीजिए, मैं यहीं पे अपने घर पे बैठ के सॉफ्टवेयर से डाटा डालूंगा, और सॉफ्टवेयर भी इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा इंटरनेट से और डेटा यहीं पहुंचाएगा। तो ये भी किसका यूज करेगा, ये भी API का यूज करेगा, क्योंकि इसी डेटा को हम यहाँ सॉफ्टवेयर से एक्सेस करें, इसी डेटा को एंड्रॉइड से एक्सेस किया जा रहा है। और फिर कहीं पर आपको लगा कि इसके लिए मुझे कोई PHP पर एप्लीकेशन बनानी है, PHP वेबसाइट आपने बना दी। अब PHP वेबसाइट बनाई और आप चाहते हैं यहाँ भी डेटा तो PHP हो गई इस वेबसाइट, लेकिन यहाँ इसी डेटाबेस को यूज करना है सेम टू सेम, तो अगेन यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, API। तो बेनिफिट समझते जाइएगा, अगर आपने PHP वाली साइट में जाकर कोई चेंज किया, कोई नया पोस्ट डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड पे दिखेगा। ब्लॉगर पे जाकर अगर आपने ये जावा बेस्ड वाले पे डाला है, यहाँ पे चेंज किया, क्योंकि डेटाबेस एक ही, आपका डेटाबेस दूसरा नहीं बनाया मैंने, वेब सर्विसेज का यही फायदा है कि अगर कोई भी IRCTC ने नई ट्रेन बढ़ा दी, तो जितने भी उसके सर्विस कंज्यूमर हैं, जो भी उस सर्विस को दिखा रहे हैं, सबकी जगह दिखना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी जुड़ती है तो सभी जगह आके दिखना चाहिए। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग REST API, ठीक है, और वेब API। तो हियर दिस इज द पार्ट ऑफ, इसको हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर, एंड दीज अदर एप्लीकेशंस आर कंज्यूमिंग दैट सर्विसेज। और कंज्यूमिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी, API की। और ये सारा डेटा जो ट्रांजेक्शन होगा जेसन फॉर्मेट में लेने देने का काम होगा, सारा कुछ जेसन फॉर्मेट में होगा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि एक एप्लीकेशन आप बनाइए, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, एंड्रॉयड पे, लिनक्स पे, iOS पे, एंड्रॉयड कहीं भी, डेस्कटॉप पर, PHP पर, जावा पर, आप उसे क्या करिए, कंज्यूम करिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई भाई, ओके आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम API क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी भी एप्लीकेशन पे ज़रूरत पड़ेगी, ये सिनारियो आपने देखा। अगर मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन जो मेरे एप्लीकेशन से बाहर की है, जैसे मेरे सर्वर पे है, बट यहाँ भी मेरे सर्वर से भी मुझे काम नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से ज़रूरत है सपोज की ईमेल की, तो मैं गूगल के पास चला गया, तो यहाँ से गूगल के पास चला गया और फिर मैंने यहाँ से गूगल से Gmail ले लिया, Gmail का फीचर ले लिया। और Gmail का क्योंकि मैं इसलिए जाऊँगा गूगल पे, क्योंकि मेरे पास होस्टिंग नहीं हुई है, तो मैं अपने लोकल कंप्यूटर पर, अभी जैसे मैं चला रहा हूँ ना वैसे ही,
नेटबीन में रन किया, नेटबीन पे चलाया और नेटबीन पे जाने के बाद मैंने कोई मेल का फॉर्म बना लिया, ईमेल का फॉर्म बनाया। यहाँ पे हमने लिख दिया टू, किसको भेजना है, और यहाँ पे डाल दिया मैसेज, और मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड। अब सेंड करूँगा तो भाई मेरे सिस्टम से थोड़ी ना चला जाएगा, मेरे कोई ईमेल अकाउंट से जाएगा। तो ये कम्युनिकेट करेगा एक एपीआई के थ्रू, जाएगा किसके पास, जीमेल के पास, और जीमेल उस डेटा को अंदर से सेंड कर देगा। तो देखने में मेरा फॉर्म खुला रहेगा, बट डेटा किसके किस किस कौन सेंड कर रहा है, जीमेल सेंड कर रहा है। और बीच में क्या यूज़ कर रहे हैं, एपीआई यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से एसएमएस, अभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीपी वैलिडेशन करेंगे। तो एसएमएस के लिए हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला और हमने यहाँ पे किया सेंड ओटीपी। अब ओटीपी मेरे सिस्टम से कैसे जाएगा भाई, क्योंकि एसएमटीपी चाहिए, सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेरे पास नहीं है। तो ये भी एक एपीआई यूज़ करेगा, किसकी, जो जिसका भी आप सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास वे टू एस एम एस है, इसका नाम सुना होगा आपने, वे टू एस एम एस, फास्ट टू एस एम एस, इस तरह की हमारे पास एस एम एस साइट्स हैं जिसकी सर्विसेज मैंने परचेज करके रखी है। अब आपने सर्विस परचेज करके रखी, या तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ एसएमएस टाइप करिए, या फिर आप चाहते हैं मेरे वेबसाइट पर मैं टाइप करूँ लेकिन जाए यहाँ से जहाँ से मैंने सर्विस लेके रखी है, देन यू नीड एपीआई। ठीक है। आप उसी तरह से आइडिया, एयरटेल, इनके भी अगर आप एसएमएस सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, बट आप चाहते नहीं मैं अपनी वेबसाइट में टाइप करूँ और आपकी ट्रांजेक्शन से या आपके अकाउंट से पैसे करें, तो फिर यहाँ भी आपको क्या मांगनी होगी उनसे, आपको उनकी एपीआई मांगनी होगी। आप बोलेंगे भाई मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है, आप पैसे मेरे अकाउंट से काटेंगे, लेकिन मैं भेजूंगा किससे, मैं अपनी वेबसाइट से भेजना चाह रहा हूँ। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं किसके, एपीआई के। और जब हम प्रैक्टिकली एक एपीआई कंज्यूम करके दिखाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मक्खन की तरह दिमाग में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। अभी केवल कंसेप्चुअल चीज़ों को पर ध्यान दे दीजिए, कंसेप्ट हमारा पता चल गया हमें कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी सर्विस लेनी है मुझे अपने पेज पर, जो हमारे सर्वर पे नहीं है। हमारे सर्वर पे सिर्फ क्या है भाई, माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल की सर्विसेज हैं, मेरी फाइल्स हैं, वो हम देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो रखे वो देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी लेना है तो हम वेब सर्विसेज का यूज़ करने वाले हैं, या फिर रेस्ट एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। मतलब वेब सर्विस लेनी है तो मुझे रेस्ट एपीआई लगानी है। ठीक है भाई। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सारा यहाँ पर। अब देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहले अगर आपको किसी से सर्विस लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द साइट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड मेक अ रजिस्ट्रेशन। आपको क्योंकि वहाँ से एक एपीआई की लेनी पड़ेगी, मोस्ट एपीआई रिक्वायर्ड एन एपीआई की। भाई अगर आपको कोई यूआरएल दे रहा है तो हो सकता है पैसे वाला हो, तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, कैसे पता चलेगा। तो हमको जब भी कोई एपीआई बांटेगा, या हमने कितने लोगों को एपीआई बांट के रखी है, इसके लिए हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एपीआई की कहेंगे। तो वंस यू फाइंड एपीआई यू वांट टू प्ले विथ, लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर एक्सेस रिक्वायरमेंट। जिससे भी आप एपीआई ले रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देगा, बताएगा कि आपको इसे कैसे एक्सेस करना है, उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए और यूज़ करिए। ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं आपको। देखिए कुछ एपीआई की एग्जांपल लिखे हैं, गूगल मैप एपीआई, आप यूट्यूब एपीआई यूज़ कर सकते हैं, फ्लिकर एपीआई, ट्विटर एपीआई एंड सो ऑन। यहाँ पे रेस्ट क्या है, रेस्टफुल क्या है, ये भी समझाया हुआ है। ये 6 प्रॉपर्टी होती हैं रेस्ट एपीआईज की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो हम एक एपीआई देखिए कंज्यूम कर रहे हैं, हम 3-4 एपीआई कंज्यूम करके आपको दिखाएंगे। और एक तो हमें एसएमएस करना है, ओटीपी करना है, मेल करना है, और एक देखिए हम न्यूज़ एपीआई, उसी तरह डिक्शनरी एपीआई हम कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेप वाइज अगर हम देखें स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर विथ सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर उसके साथ रजिस्टर कीजिए। अब या तो ये फ्री हो सकता है या फिर पेड हो सकता है, वो डिपेंड करता है एपीआई कैसे है। फ्री मतलब पब्लिक एपीआई जो कि आपको फ्री में मिल जाती हैं, और पेड पेड कहलाती हैं प्राइवेट एपीआई। ठीक है। फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं भाई, वो हमें देखना पड़ेगा। कुछ भी रजिस्टर करेंगे सो देन हियर फ्रॉम हियर यू विल गेट योर एपीआई की। अपना ढूंढिए उसमें आपको कहाँ पर एपीआई की मिलेगा। एपीआई की मतलब ये मान चलिए ऑथेंटिकेशन की होता है एक तरह का।
जिससे मेरा सर्वर रिक्वेस्ट करेगा या मेरा पेज तो समझ जाएगा कि हाँ ये वैलिड व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं किया। देन फाइंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन देखिए कहाँ लिखा है, उस डॉक्यूमेंटेशन में पूरा आपको इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। हाउ टू यूज एपीआई, वेयर टू राइट एपीआई की, वेयर टू रिक्वेस्ट, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर द डेटा, एंड हाउ व्हाट द डेटा यू विल गेट। ये सारा कुछ कहाँ मिलने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद अब आपको करना है राइट योर प्रोग्राम according to documentation program and send a request to server using API। API मतलब URL जो कहाँ मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। एंड रीड द रिस्पॉन्स। अब वहाँ से जो भी आने वाला है वो किस फॉर्मेट में आएगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो रिस्पॉन्स आप जेसन पर रीड करिए और देन आप उसको पार्सिंग करके दिखा दीजिए क्या आया है, बस। अब लेकिन क्या आया है ये भी याद रखेंगे, रिस्पॉन्स के बाद आपको इसको क्या करना होगा, पार्सिंग। और पार्सिंग याद रखें या तो एरे से होगी या फिर ऑब्जेक्ट में होगी। अगर सर्वर से इस तरह से आ रहा है, करली ब्रैकेट में कोई चीज़ पैक होकर, ध्यान सुनिए, करली ब्रैकेट में अगर पैक होकर आ रहा है सर्वर से तो ये किस में पार्स होगा, एरे में। और अगर इस तरह से सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में अगर पैक होकर आ रहा है तो एरे होगा, और अगर करली ब्रैकेट में पैक होकर आ रहा है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस हिसाब से पार्सिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि आ क्या क्या रहा है, करली ब्रैकेट आ रहा है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, एक पोस्टमैन करके सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। पोस्टमैन होगा जिससे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ रेस्ट एपीआई। आपका जो रेस्ट एपीआई क्या दे रहा है, टेस्टिंग करना और फॉर्मेट को समझना, ये काम कौन करके देगा, पोस्टमैन। तो थ्योरी बहुत हो गई भाई, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल बहुत आराम से करेंगे, फिर कल के एग्जाम्पल भले थोड़ा सा जल्दी करेंगे, लेकिन आज का एग्जाम्पल बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड अ न्यूज एपीआई। एक न्यूज एपीआई आपको फाइंड करनी है। एंड कंज्यूम, कंज्यूम मतलब उसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे कंज्यूम लिखते हैं हमेशा यूज करने को। एंड कंज्यूम इट इन योर वेब पेज। वेब पेज इस तरह से करना है जहाँ पर आप यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड डालें न्यूज़ के लिए कि आप किससे रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, और यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ ये न्यूज़ क्या हो जाए, लोड हो जाए। अब देखिए न्यूज़ के लिए मुझे कोई डेटाबेस नहीं बनाना, यही फ़ायदा है रेस्ट एपीआई, यहाँ पे इमेजेस वगैरह आ जाए, यहाँ पे जिस तरह से ब्लॉग में देख रहा हूँ उसी तरह से। तो ये क्या हो, किसी और, ये मुझे सर्च करना है न्यूज़ के लिए, कौन ऐसी सर्वर हैं जो कि न्यूज़ अवेलेबल करा रहे हैं, और वहाँ पे मैं सर्च करूँ कोई भी कीवर्ड डालकर, तो मुझे जो उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ आकर पोस्ट हो जाए, मेरे पे दिखने लगे। तो रेस्ट एपीआई कंज्यूम करना अगर आ गया तो मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं करना, केवल आपको एचटीएमएल पेज, जेएसपी पेज और अजाक्स यूज़ करना है। देन सर्वर साइड का काम कौन करके देगा, आपको एपीआई करके देगा। तो ये एक हमें कॉन्सेप्ट आज के लिए देखना है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, डिक्शनरी। हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं और वहाँ पर हम कोई वर्ड टाइप करें और उस वर्ड का मीनिंग ढूंढ के लाएं हम किसी भी रेस्ट एपीआई का यूज़ करके। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर मैं अपने पेज पर कोई भी एक वर्ड टाइप करूँ, और वर्ड टाइप करने के बाद जब मैं ओके करूँ तो उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स एंड सो ऑन, उनके एग्जांपल्स, हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, जितना भी है वो मुझे निकाल के लाना है। तो ये भी मुझे किसी रेस्ट एपीआई से निकालना है। तीसरी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, हालांकि इसके लिए हमने आपको बता ही दिया है कि अगर मुझे कोई डेटा सर्वर से लोड करना है, जैसे सपोज की गवर्नमेंट कही है कि मेरे पास यहाँ पर स्टेट है और स्टेट से मुझे सिटी लोड करनी है,
यहाँ पे सिटी आनी चाहिए, जिस भी स्टेट को सेलेक्ट करें। तो इसके लिए तो हमने आपको पहले ही बता दिया, याद रखिए, हमने कहा था एक जेसन फाइल हमने डाउनलोड कर ली थी, नेट पे मिल गई थी। तो या तो हम जेसन फाइल से करेंगे, या फिर इसके लिए भी बहुत सारे सर्वर होते हैं, आप स्टेट भेजिए और वहाँ से डेटा पूरा जेसन में आ जाएगा, आप यहाँ सिटी लोड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल हमारा बनेगा SMS। SMS हमें भेजना है किसी व्यक्ति को, और अभी हम सिंगल SMS देन ग्रुप में देख लेंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करें, और मोबाइल टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका मैसेज टाइप कर दें SMS 160 कैरेक्टर, और यहाँ पे हम लिख दिया सेंड। तो SMS में चाहूँ तो इस तरह सेंड हो, और SMS बन जाएगा। तो इसी को हम इन्हेंस करके क्या बना देंगे, OTP, वन टाइम पासवर्ड का कॉन्सेप्ट इसी पे लगाएंगे, जहाँ पे SMS सेंड नहीं करना होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे यूज़र के मोबाइल पे कोड जाएगा, और जब वो यूज़र वो कोड टाइप करेगा टेक्स्ट फील्ड पे और रजिस्टर पे क्लिक करेगा, तो चेक करना है कि हाँ ये वही OTP है जो मोबाइल पर गया है कि नहीं। दैट मीन्स आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, मोबाइल वेरिफिकेशन कराना है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पांचवा रिक्वायरमेंट हमें मिलने वाला है ईमेल। ईमेल कराना है, और ईमेल के लिए अभी हमने होस्ट नहीं किया, मतलब लोकल सर्वर पे ही बैठ के मुझे सब कुछ लाइव जैसी फीलिंग लेनी है, जैसे मेरा सर्वर चल ही रहा है। तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे ईमेल को। और उसी तरह से IRCTC मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, कोविन, इनके डेटा को एक्सेस करना है, इससे ट्रेन की इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी है, और यहाँ से आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी है। तो ये कुछ और भी साइट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा डेटा देंगी, और उन डेटा को आपको अपने पेज पे निकाल के लाना है। वेदर API, गूगल मैप API, ये सब इनबिल्ट APIs हैं। कुछ हमें सर्विसेज फ्री में मिल जाते हैं, कुछ हमें पेड करनी होती है। हम केवल फ्री की बात करेंगे अभी, पेड सर्विसेज की ज़रूरत अभी नहीं है, करना कुछ नहीं रहता। पेड सर्विस भी वैसे यूज़ करते हैं जैसे फ्री यूज़ करते हैं, बस तरीके में कोई अंतर नहीं है। देन आपको एक थोड़ा सा डेप्थ में अगर जाना है, तो ट्रांजेक्शन गेटवे पढ़ा दूंगा मैं इसके लिए, हालांकि मैंने सोचा हुआ कि एक प्रोजेक्ट वर्क और कराऊंगा मैं। ट्रांजेक्शन गेटवे मतलब एक मोबाइल रिचार्ज की अगर हम बात करें, तो मुझे अपनी वेबसाइट से किसी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज करना है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मेंटेन करना होगा। तो ट्रांजेक्शन मेंटेन करने के लिए भी मुझे ट्रांजेक्शन गेटवे पे रजिस्टर करना होगा, उसके कोई API हमें यूज़ करनी होगी। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं, इसमें से 2-4 एग्जांपल भी कर लेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू कर रहे हैं हम पहले एप्लीकेशन से, और पहला एप्लीकेशन हम कौन सा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं न्यूज़ साइट का। ठीक है, न्यूज़ साइट का। और न्यूज़ साइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए, हम अपने पेज पे चले जाते हैं, और एक पेज या तो हम बना लें, या फिर अपने ही ब्लॉगिंग साइट पे हम एक सर्विस जोड़ देते हैं कि अगर आपको न्यूज़ भी देखनी है, टॉप न्यूज़, तो आप वहाँ पे सर्च करके, आप टाइप करके सर्च कर दीजिए किससे रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पर ही न्यूज़ लोड हो जाएगी। तो फॉर्मेट हम कैसा चाहते हैं, फॉर्मेट पहले बना लें, या फिर चलिए हम पहले API सर्च करते हैं कि मुझे न्यूज़ के लिए कौन सी API देखनी होगी। तो एक है हमारे पास न्यूज़ API .org, वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ API .org। यहाँ पर जाके आपको करना है रजिस्ट्रेशन। 1 मिनट, 1 मिनट दिक्कत दे रहा है। न्यूज़ API, 1 मिनट। ओके, तो हम जा रहे हैं, देखिए न्यूज़ API .org। ये मैं एक आपको सिंपल सी न्यूज़ की साइट बता रहा हूँ, जहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा सबसे पहले। और हमने क्योंकि रजिस्टर करके रखा है, तो मेरा यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज माय लॉगिन। यहाँ पर API की भी दिख रहा है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, तो या तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर अगर देखिए यहाँ से देखते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये आपका पार्ट है, कर लीजिएगा। क्या करके यहाँ पर बैक टू होम, यहाँ पर देखिए गेट API की लिखा हुआ है, एक आपको लिखा हुआ लॉगिन,
उसके बगल पे गेट एपीआई की, और नीचे उसने पूरा बताया यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको, बट ये भी डॉक्यूमेंटेशन काम करनी जब तक आपको क्या नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते हैं आप। तो गेट एपीआई की पे क्लिक किया मैंने, और देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, रजिस्टर फर्स्ट नेम डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने दिया ईमेल आईडी आपने दे दी @gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। पासवर्ड आपने दे दिया कुछ भी, देखें हमारी लैंग्वेज से ठीक है, कुछ भी पासवर्ड मैंने दिया, एंड आई एम इंडिविजुअल किया, आई एम नॉट रोबोट, और यहाँ पे आई टर्म्स कंडीशन करके आपने किया सबमिट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, देखिए सामने ही आपको दिख जाएगा योर एपीआई की। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके कॉपी करके रख लीजिए कहीं भी, या फिर आप अपना यूजर अकाउंट याद रखिए, जैसे आप जाएंगे तो वापस से आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं साइट पे। ये आपकी एपीआई की हो गई। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड गाइड मिल गया, आप यहीं पे क्लिक करिए, आपको गाइड की जरूरत है, ठीक है। ये बता रहा है कि आपको एपीआई कैसे कंज्यूम करनी है। एपीआई कंज्यूम करने के दो तरीके होते हैं भाई। अगर आपको सर्विसेज यूज करनी है तो इधर यू कैन यूज द जावा स्क्रिप्ट, सबसे कॉमन वे कंज्यूम करने के लिए। हाउ टू कंज्यूम, तो कंज्यूमिंग के लिए पहला तरीका ये होता है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जे क्वेरी ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, जे क्वेरी का यूज करिए, जे क्वेरी अजाक्स जेसन, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका होता है यूजिंग प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म लाइक जावा। आप जावा का यूज करके करिए, या फिर पीएचपी, या फिर पाइथन, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ये मेरा खुला हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप साइड में देखें, यहाँ पर ऊपर टॉप में डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया ये बताएगा कि भाई गेट एपीआई की पहले आप कर लीजिए, यहाँ से गेट एपीआई पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे वापस से एपीआई की आपको मिल गई, दिस इज योर एपीआई की मिल गई। देन आप आगे बढ़िए, या फिर बैक कर दीजिए यहाँ पे, और इसका डॉक्यूमेंटेशन, हालांकि फ्रंट में भी डॉक्यूमेंटेशन ही दिया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन सीधे सीधे आपको बता देगा। यहाँ पर अगर आप देखें क्लाइंट लाइब्रेरी, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, नोड जेएस, रूबी, पाइथन, पीएचपी, जावा। आप किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं इस सर्विसेज को। जैसे अगर मैंने जावा पे लिखा, तो जावा के लिए कह रहा है कि आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या लिखना होगा, आपको अगर मेवन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखना होगा, और आपके अगर सर्वर बना रहे हैं, आप राइट हैंड साइड में देखिएगा, आप सर्वर अगर बना रहे हैं तो सर्वर पे किस तरह से आप बनाएंगे, और ये जावा का कोड लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे बना के दिखा रहा है आपको। ये ब्लू कलर से दिख रहा है आपको। अभी मैं समझाऊंगा इसको कैसे करना है। बता रहा हूँ कि ये सब कोड बना बनाया, आप जब एपीआई कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है, सर्वर साइड की चीज़ें आपको उठा के बस चिपकानी रहती हैं, ठीक है। सब कुछ उठाया बस लगा दिया, मैं लगाना ही सिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना चीज़ें होती हैं, हमें तो सिर्फ उनको डेटा देना होता है, कीवर्ड हमको क्या चाहिए, और वो हमें खुद देंगे डेटा। वहाँ से तो मैं रिक्वेस्ट दूंगा, वहाँ से डेटा आएगा, तो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट हमें समझना होगा, क्या देना होगा, कोड मुझे क्या लिखना होगा ये समझना होगा, तो ये सारा कुछ ये बना के देंगे, ठीक। लेकिन हमें बेसिकली जो करनी है वो करनी है इससे, जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट से। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको ऊपर देखिए गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाना है, सबसे सिंपल तरीका आपको समझा रहा हूँ मैं। और गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए CURL लिखा, जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, रूबी लिखा है, पाइथन लिखा है, नेट लिखा है। यहाँ पर मैंने जावा स्क्रिप्ट पे किया क्लिक, और जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरा बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट में क्या देनी है एपीआई। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ गेट, ये लिखा हुआ गेट, यहाँ देखिएगा गेट इज अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अगर मैं जो क्वेरी से यूज करूँ तो वहाँ $.get लिखना होगा।
यूआरएल में क्या लिखना होगा, ये पूरा लिख रहा है कि आप यूआरएल पे लिखिए, जो भी एपीआई होंगी वो किस पे जाएंगे, यूआरएल पे जाएंगे। तो बेसिकली दे आर यूआरएल, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है, इस तरह से लिखना है क्यू इक्वल टू, ये बस ये चेंज होगा। देखिए क्यू इक्वल टू, यहाँ पे एप्पल लिखा, यहाँ पे आपका अपना डेटा आएगा जो टेक्स्ट फील्ड में जाए डालेंगे। फ्रॉम, फ्रॉम में डेटा इनने कहा कि यहाँ से आपको डेट डालनी होगी, किस डेट से लेकर कहाँ तक का डेटा निकालना है। शॉर्ट बाई कैटेगरीज पॉपुलैरिटी लिखा है, एंड एपीआई की इक्वल टू योर एपीआई की। बस ये डेटा आप कहाँ पे लिख दीजिए, गेट पे जाकर। ठीक है, jQuery गेट पे जाकर, ये जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि ये गेट के लिए बता रहा है कि अगर गेट रिक्वेस्ट से आप ये लेके आना चाहते हैं तो ये लिखना होगा। और इसने एग्जाम्पल भी बता के दिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल यू आर इक्वल टू, इस तरह से आपने बनाया, क्यू इक्वल टू लिखिए। अब ये तो क्वेरी स्ट्रिंग से भेजेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के भेजेंगे डेटा को। क्यू इक्वल टू एप्पल दे दिया, फ्रॉम इक्वल टू दे दिया, शॉर्ट बाय दे दिया, एपीआई की दे दिया, ये आपने लिखा। अब आपको डेटा निकालना है, तो देखिए वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में वेयर लिखते हैं, वेरिएबल रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट फेच लिखा, ये फंक्शन लगाया। बट हमें ये फंक्शन नहीं, हम तो अपना jQuery का फंक्शन यूज कर लेंगे। अब वहां से जो रिस्पॉन्स आता है वो समझिएगा किस तरह से आएगा। रिस्पॉन्स इस तरह से आएगा, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, मतलब जेसन आ रहा है, और जेसन में भी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट में एक की आएगी स्टेटस, उसके आगे आएगा ओके, अगर सब कुछ सही रहा, टोटल रिजल्ट में नंबर ऑफ न्यूज पता चल जाएंगे कितनी मिल गई। आर्टिकल्स का एक एरे आएगा, ये देखिए यहाँ पर एरे भी मिल जाएगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स एन एरे। एरे आएगा आर्टिकल्स का, और इसी में सारा आपको मिलने वाला है, इसी एरे के अंदर। इस एरे में अब बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का ग्रुप रहेगा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कि जब बहुत सारा डेटा आएगा और एरे के फॉर्मेट में आएगा तब भी क्या होता है, एरे के अंदर भी बेसिकली क्या होगा, सारा का डेटा ऐसा नहीं आएगा रॉ मटेरियल, एरे के अंदर भी बहुत सारे क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे, मतलब एक एक न्यूज एक एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी एक एरे के अंदर, उस एरे का नाम क्या रहेगा, आर्टिकल। गहराई से पढ़िएगा, अपने लेवल पे स्टडी करिएगा इस साइड को खोलकर। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंदर देखिए पहला जो हमारे पास ये मिला कर्ली ब्रैकेट, इसमें मिला रिसोर्स, आईडी, नेम, ऑथर, टाइटल। देखिए टाइटल क्या रहा, टाइटल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, देन यूआरएल मिलेगा, पूरा न्यूज अगर आपको पढ़ना है। यूआरएल टू, अगर आपको इमेज चाहिए, देखिए जेसन पे सब कुछ टेक्सटुअल फॉर्मेट में आएगा, इमेज नहीं आएगी, बट इमेज का पाथ तो आएगा। तो यूआरएल टू इमेज में पूरी इमेज का पाथ आएगा। अगर आप इसको IMJSRC पे दिखा दोगे तो इमेज आपको आपकी पेज पे दिख जाएगा। पब्लिश दैट कंटेंट, ये पहली न्यूज हुई, क्लियर, ये पहली न्यूज। देन दूसरी न्यूज यहाँ से अगेन शुरू हुई, फिर वही चीज रिपीट हुई, देन उसका भी ऑथर, उसका भी टाइटल, उसका भी डिस्क्रिप्शन, उसका भी यूआरएल। इस तरह से पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूर, से पता चलेगा रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। ठीक है, तो गेट, अब ये देखिए मुझे इतनी चीज तो चाहिए, इतनी चीज चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर आप इसके टॉप पे चले जाए ना, न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी, सब डॉक्स ऑफ हटा दीजिए तो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन फ्रंट पे मिल जाता है। देखिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए एक ये दिख रहा है आपको फ्रंट स्क्रीन पर, इसके बगल पे देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो एक ये आपके सामने आ गया, एक दूसरे टाइप का एपीआई। देन यहाँ पे आपने क्लिक किया तो तीसरे टाइप पे, यहाँ पे टॉप हेडिंग फ्रॉम द टेक क्रंच राइट नाउ। एक क्या कह रहा है, ऑल आर्टिकल पब्लिश्ड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जर्नल के हिसाब से निकाल के ला रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें किसी जर्नल के हिसाब से नहीं चाहिए न्यूज। ये कह रहा है 6 मंथ की न्यूज लेके आएगा, ये नहीं चाहिए, बैक किया। टॉप हेडलाइन फ्रॉम टेक क्रंच राइट नाउ, ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टॉप बिजनेस हेडलाइन इन द यूएस, यूएस की सारी बिजनेस हेडलाइन के लेकर आपको चाहिए, तो ये वाली एपीआई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गेट लिखा हुआ है। ठीक है, गेट इज अ रिक्वेस्ट टाइप, हमने शुरू में सिखाया, देखिए गेट या फिर पोस्ट, दो ऑप्शन होंगे जब आप कंज्यूम करेंगे। गेट के लिए कह रहा है ये, कंट्री इक्वल टू सिर्फ यूएस की लाएगा। और एक देख लेते हैं नेक्स्ट किया, ऑल आर्टिकल अबाउट द टेस्ला फ्रॉम द लास्ट मंथ सॉर्टेड बाय रिसेंट फर्स्ट। हाँ ये ठीक है, टेस्ला से रिलेटेड सारी न्यूज लेके आ रहा है। तो यहाँ पे टेस्ला लिख रहा है, देखिए यहाँ पे एपीआई पे समझिएगा, यहाँ पे क्यू इक्वल टू टेस्ला लिख रहा है, तो यहाँ मैं टेस्ला हटाकर कोई अपना डेटा यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अपना डेटा, और जहाँ पे फ्रॉम लिख रहा है, ये फ्रॉम भी बदल दूंगा मैं, पिछले मंथ के लास्ट मंथ से लेके अभी तक की न्यूज दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी अपना डेटा डाल सकता हूँ। तो बस यहाँ पर ये चेंज करना रहेगा, तो किसी भी कीवर्ड से हम सर्चिंग कर पाएंगे। ऑल आर्टिकल मेंशन्ड एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलैरिटी। ठीक है, यस्टरडे का पॉपुलैरिटी की इक्वल टू, ठीक है ये नहीं, यही वाला पे कंज्यूम करते हैं, ये बीच वाला।
यहाँ पर एपीआई की मेरी ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है। नीचे देखिए रिस्पॉन्स पूरा बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जेसन में किस तरह का डेटा आपको मिलने वाला है। जेसन का डेटा अब इसी को ध्यान में रखकर हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए ये पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें फॉर्मेट पता नहीं होगा कि आ क्या रहा है। तभी तो हम डॉट करके कीवर्ड यूज कर पाएंगे ऑब्जेक्ट का, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा आ रहा है। और अगर नहीं पता चलेगा तो फिर इसी के लिए हमने कहा था आप इंस्टॉल कर लेंगे पोस्टमैन करके एक वेबसाइट सर्वर होता है, पोस्टमैन करके एक एप्लीकेशन होता है। इसको यहाँ से कॉपी करना रहेगा कंट्रोल सी, और पोस्टमैन पे जाके पेस्ट करके देखें तो यही डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए है वो जो यहाँ पे सामने दिख रहा है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होंगे कि आपको सिर्फ यूआरएल दे देंगे और आपको ये नहीं बताएंगे कि डेटा क्या कैसे मिल रहा है, फिर आप कैसे पता लगाएंगे। देन एट दैट केस यू नीड पोस्टमैन। पोस्टमैन स्टार्ट हो रहा है, हालांकि ये बता रहा अच्छी बात है। लाइट भी नहीं है, देखते हैं कितनी देर चल रहा है सिस्टम, 5 मिनट, कोई बात नहीं, जितना भी हो जाएगा उतना तो आज कवर कर देते हैं, बाकी फिर मैं दूसरे अगली क्लास में करा दूँगा। देखिए पोस्टमैन पे जाना है और यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे गेट, यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना सेलेक्ट करके अपना जो भी वहाँ से मिला है इसको हमने पेस्ट किया। यहाँ जो टेस्ला लिखा हुआ है, टेस्ला हटाकर मैंने जियो लिख दिया और मैंने किया सेंड। जियो लिख दिया, देखिए सर टेस्ला हटाया, यहाँ पर जियो लिखा, ये देखिए सारी न्यूज़ आ गई जियो से रिलेटेड, लेकिन ये फॉर्मेट में आया है, नीचे फॉर्मेट दिख रहा है, मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, हम तो उसको बेहतरीन दिखाएंगे, लुक एंड फील करके दिखाएंगे बेहतरीन। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि होता क्या है, किस तरह से रेस्ट एपीआई पे डेटा आते हैं और कैसे हम उनको चेक करते हैं, किसका यूज़ करके, पोस्टमैन का यूज़ करके। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तरीका पता चल गया, हाँ कर्ली ब्रैकेट में डेटा आ रहा है, दैट मीन ऑल डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एक मिलेगा आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर पूरा का पूरा एरे भरा हुआ है न्यूज़ से, और उनमें न्यूज़ के लिए ऑथर निकालना तो डॉट ऑथर, और टाइटल निकालना डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डॉट डिस्क्रिप्शन, यूआरएल चाहिए तो डॉट यूआरएल, यूआरएल टू इमेज भी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब करते हैं इनको कंज्यूम।